हेलो, नमस्कार। आज हम कवर करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक जो अप्रैल महीना का है, लेकिन विशेष रूप से इसमें कवर होगा जनवरी और फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण खबर है उसको कवर करते हुए निकलेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है गगन मिशन हेतु चयनित अंतरिक्ष यात्री है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, पीपी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी जो मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात की गई है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया, उस पर बात करेंगे। फिर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ तो उस पर बात करेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनी, उस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त जारी हुई है उस पर बात करेंगे। ऐसे ही तमाम जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है इस महीना में उसको देखेंगे। लोकतंत्र सूचकांक आया है, उसके बाद जिसमें भारत की 41वीं स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है जिसमें भारत का 93वां स्थान है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। इसी तरह तमाम चीज़ों पर हम देखेंगे। इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे तो राष्ट्रीय, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और फिर राज्य समाचार, खेलकूद, रोजगार समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इतना ही कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या है जो हमें इस टॉपिक में कवर करना है, तो कुछ वैसे घटनाएं तो बहुत सारी घटित हो जाती है एक महीना को लेकर बात करें तो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रही जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो रहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित, सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल है। जो दूसरा रहा, हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। जो तीसरा रहा, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसके बाद मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण जो हुआ है। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की जो सफलता है उस पर बात करेंगे। देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए, उस पर बात करेंगे। और फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए, पुरस्कार राशियों में जो वृद्धि की गई है उस पर थोड़ा बहुत बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले जो देखते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक 2024, इसकी पॉलिटी में किसमें चर्चा है, आर्टिकल 44 में चर्चा है, 44 में चर्चा है और उत्तराखंड में पारित है, सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल है। तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विधेयक लाया गया। इस समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 इसको समान नागरिक जो संहिता विधेयक 2024 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। ध्वनि मत से पारित किया गया। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह जो धामी है, ने इस विधेयक को 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। 6 फरवरी को प्रस्तुत कब किया गया है, तो 6 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और 2 दिन तक चली बहस के पश्चात सदन ने अगले ही दिन यानी 7 फरवरी को ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया। इसे ध्वनि मत से 7 फरवरी को क्या किया गया, पारित कर दिया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या ही 47 होने के कारण सदन में विधेयक पारित करने में कोई कठिनाई सरकार को नहीं थी। अब चूँकि उत्तराखंड में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर स्टैटिक्स बनाना चाहे तो विधानसभा की संख्या भी पूछ सकता है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। कब इस विधेयक को लाया गया, तो 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और वहाँ पर किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। और किसी भी एक्ट को पारित करने के लिए ये होता है कि कम से कम उसमें 50% से अधिक मत हो, लेकिन यहाँ तो 70 टोटल है और उसमें 47 बहुमत में केवल बीजेपी ही थे, तो जिसके कारण इसको पारित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सदस्यों की संख्या 47 होने के कारण, ठीक है, सदन में विधेयक पारित कराने में कोई कठिनाई सरकार को नहीं थी। विधेयक को प्रवर समितियों को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव भी ध्वनि मत से ही सदन में खारिज कर दिया गया। समाज में भेदभाव व कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लाए गए इस विधेयक में अधिनियमित होने में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता एवं विरासत के लिए समान कानून को प्रावधान होगा।
महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अधिकारों का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूचित जनजाति है उसको इस विधेयक के दायरे से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए सहमति संबंध यानी लिव इन जो रिलेशनशिप है को मान्यता प्रस्तावित अधिनियम से दी गई है, किंतु इसके लिए बड़े कड़े ही प्रावधान विधेयक की बात की गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य करते हुए 1 माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण रहने पर जुर्माने और सजा के प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, और अरे यार, जुर्माने और सजा का प्रावधान विधेयक में किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में जो अगर पैदा संतान को पैतृक संपत्ति के अधिकारी भी विधेयक में बताया गया है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में जो भी संतान पैदा होते हैं तो उसमें उसको पैतृक संपत्ति के अधिकारी जितना अधिकार बनता है उतना संपत्ति उसको दिया जाएगा। ओके, समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने एवं विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति जो रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की सदस्य में समिति का गठन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। समिति द्वारा विधेयक का प्रारूप 2 फरवरी 2024 को ही मुख्यमंत्री को सौंपा था, जिस पर मंत्रिमंडल के विचार के पश्चात विधेयक विधानसभा में 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, ये जो विषय है समान नागरिक संहिता की समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो विषय है समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा आगे इस राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित होगा। ठीक है, यह विधेयक जो अधिनियमित हुआ किसके पश्चात हुआ, तो राज्य सरकार के पश्चात अधिनियमित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही इसका क्या होगा, अधिनियमित होगा। अधिनियमित होने के पश्चात उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहला राज्य हो जाएगा। वर्तमान में देश में गोवा में ही समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है। गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, लेकिन यह आज़ादी के पहले से ही लागू है। ठीक है, तो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद प्रथम अगर राज्य है कोई जहाँ समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है तो वो हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, वर्तमान में देश में गोवा में ही समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है, किंतु यह पुर्तगाली शासनकाल से ही वहाँ लागू है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उन पर कुछ आरोप लगा। ठीक है, वो कौन सा आरोप था, तो अवैध तरीके से उनके खरीद बिक्री के मामले में कुछ अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद उनका सरकार गिर गया, तो फिर ये चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बन गया। गिरफ्तारी से पूर्व ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया था। झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही उनके विश्वसनीय श्री चंपई सोरेन ने नए सरकार की गठन के लिए 43 विधायकों के समर्थन का दावा भी राज्यपाल को प्रस्तुत कर 81 सदस्यीय विधानसभा में सरकार के गठन हेतु 42 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। इसमें कितना है विधानसभा की संख्या, इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। कहाँ, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को हुआ, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। विधायकों ने अपने नेता पहले ही चुन लिया था और चूँकि ये अपने पत्नी को बनाना चाहते थे वहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन अन्य लोगों का ये मत नहीं था। बाद में ये खुद ही क्या किया, मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक, बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था। तब से अब तक केवल रघुवर दास ने ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में यह दूसरी पारी थी तथा दोनों बार ही वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अलग अलग
कार्यकाल को जोड़कर देखा जाए तो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, किंतु उनका कुल कार्यकाल अर्जुन मुंडा से कम ही रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। ठीक है, लोकसभा चुनाव के पूर्व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, इसको ईबीसी करके भी पूछा जा सकता है, को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द किए गए चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के एक माध्यम थे। एक स्कीम था जिसके माध्यम से कोई भी लोग राजनीतिक पार्टी को, कोई भी राजनीतिक दल को वह चंदा दे सकता है। एक माध्यम थे जिनके तहत भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं को बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते हैं। क्या गुमनाम तरीके से दान कर सकते हैं, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो दान भी कर देंगे। किस बैंक में? तो स्टेट बैंक में उनको बॉन्ड लेना होता था और ये जो बॉन्ड होते थे 1000 के रूप में हो सकते थे, 10,000 में, या फिर 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ के रूप में जारी किए जाते थे तथा इन बॉन्ड्स के भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। सबसे बड़ी बात है कि भुगतान कौन किया है इसका नाम नहीं होता था, यानी गुमनाम होता था, बिना नाम बताए ही राजनीतिक दल को वो मिल जाता था, पैसा मिल जाता था। बॉन्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। इस बॉन्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1% मत प्राप्त किए हो। चुनावी चंदों को पारदर्शी बताते हुए इसमें काले धन और काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर 5 या सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो अभी CJI है, मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया। पीठ ने सर्वसम्मति वाले 2 अलग अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के असंवैधानिक अधिकारों के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। फैसले में कहा गया कि इस योजना में सूचना के अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता को प्रधानता दी गई है। चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखने के प्रावधान को मतदाता की सूचना के अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1A का उल्लंघन फैसले में बताया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29C के 1, कंपनी अधिनियम धारा 182 के 3, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य तमाम ये सब चीज़ों का ये उल्लंघन करते हुए नजर आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या किया, निरस्त कर दिया। पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो संजीव खन्ना थे, उनका मत अलग था, लेकिन वे भी इसी पक्ष में थे और इस तरीके से चुनावी बॉन्ड को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक योजना के तहत खरीदे गए बॉन्ड खरीदने वाले के नाम, राजनीतिक दलों और भुनाई गई राशि व भुगतान की तारीख व विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग ने साझा करने को पीठ ने ऐसा कहा है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं उन्हें बैंक को वापस किया जाए। बैंक दानकर्ता के खाते में बॉन्ड की राशि लौट आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मौसम अवलोकन उपग्रह INSAT-3 DAS का सफल परीक्षण हुआ। DAS का जो सफल परीक्षण हुआ है, PSLV C-58 के जरिए एक्सपोसैट के 1 जनवरी 2024 को किया गया प्रक्षेपण के पश्चात 2024 में अपने दूसरे मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह INSAT-3 DS का सफल प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को किया एवं
महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में सटीक जानकारियों के लिए इनसैट 3DS का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो की सबसे शक्तिशाली रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी GSLV F-14 के जरिए किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, GSLV F-14 के द्वारा किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 20 मिनट की उड़ान के पश्चात GSLV F-14 द्वारा 2274 किग्रा के इनसैट 3DS को पृथ्वी की अंडाकार जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जहां से चरणबद्ध तरीकों से इसकी कक्षा को उठाते हुए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GTO में पहुंचाने का कार्य अगले कुछ दिन में पूरा कर लिया गया। भू-स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इनसैट 3DS पहले से कार्यरत इनसैट 3D व इनसैट 3DR की मौसम संबंधी सेवाओं को अधिक बेहतर बनाएगा। इनसैट 3D का प्रक्षेपण जो हुआ था 26 जुलाई 2013 को तथा इनसैट 3DR का जो प्रक्षेपण हुआ था 8 सितंबर 2016 को किया गया था। इनसैट 3DS का जीवन काल 10 वर्ष अनुमानित किया गया है। कितना? 10 वर्ष अनुमानित किया गया। इनसैट 3DS मिशन के वित्तीयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसका फाइनेंस किया गया यानी वित्तीयन किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का विभिन्न विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज व अन्य एजेंसियां हैं। इस उपग्रह द्वारा भेजी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। इनसैट 3DS के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो ने वैज्ञानिक को धन्यवाद देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह उपग्रह मौसम संबंधी सेवाओं में बदलाव लाएगा और मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाएगा। इनसैट 3DS के सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का अगला मिशन नासा के सहयोग से निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण है। निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला संयुक्त उपक्रम है तथा इस अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समझौता 2014 में हुआ था। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने का इसरो की फैसला हुआ और इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें अंदर हम जाने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बस उसको नष्ट कर दिया गया है। देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र वाले रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। देश में 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। इस आशय से प्रमाण पत्र रामसर कन्वेंशन के जो महासचिव हैं डॉक्टर मुशौदा मुंबा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स डे यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस। 2 दिन पूर्व यानी 31 जनवरी को ही 2024 को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव को नई दिल्ली में सौंपेगा। ठीक, रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए नए भारतीय वेटलैंड्स में 2 कराईवेटी पक्षी अभयारण्य व लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन और तमिलनाडु में तथा 3 अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य अगनाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। 2 तमिलनाडु में शामिल किया गया और 3 कर्नाटक में शामिल किया गया। इन्हें मिलाकर रामसर स्थलों में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या अब 80 हो गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 तक देश के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल थे। 2014 में मात्र 26 आर्द्रभूमि ही शामिल थे, रामसर स्थलों की सूची में शामिल थे तथा विगत 10 वर्षों में यह संख्या कितना हो गया है कि 80 हो गया, जो कि अच्छी बात है। अकेले 2022 में केवल 2022 की बात करें तो अकेले 2022 में
28 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। ठीक है, 28 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है केवल 2022 में। क्षेत्रों को रामसर स्थलों में सूची में शामिल किया गया। वेटलैंड्स को महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुए थे। उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई। इन्हें रामसर स्थल साइट्स कहा जाता है। भारत 1982 में ही रामसर संधि से शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, तथा भारत की 80 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13.3 मिलियन हेक्टेयर है। 13.3 मिलियन हेक्टेयर है। वर्तमान में देश के 80 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 16 तमिलनाडु में है। सर्वाधिक किस राज्य में है? तो 16 जो है वो तमिलनाडु में है। 2 नंबर पर बात करें तो 2 नंबर पर 10 उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में व पंजाब में 6 आर्द्रभूमि है। ठीक, रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। इनकी पूरी सूची अब दिया गया है, एक बार हम देखेंगे। ठीक है, सबको देखते चलेंगे। जैसे अष्टमुडी वेटलैंड किस राज्य में है? तो केरल में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व किस में है? ब्यास संरक्षण रिजर्व किस में है? तो क्या पंजाब में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। दीपोर बिल असम में। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें हरिके वेटलैंड्स कहाँ है? तो हरिके वेटलैंड्स पंजाब में। होकेरा वेटलैंड्स जम्मू कश्मीर में। कंजाली वेटलैंड पंजाब में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। ठीक, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। उसके बाद नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। नंदुवर मदम महेश्वर महाराष्ट्र में। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, 18 में है। नंगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नंगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रोपर वेटलैंड पंजाब में है। रोपर कहाँ है? तो पंजाब में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सम्मन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांभर झील राजस्थान में। सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नौवर झील उत्तर प्रदेश में है। सस्तम कोट्टा झील केरल में है। सुरनीसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। तोसुमिरी लद्दाख में है। तोसुमिरी कहाँ है? तो लद्दाख में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। वेमनाड कोल वेटलैंड केरल में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। सुंदर वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। आसन बैराज कहाँ है? तो आसन बैराज उत्तराखंड में है। कांवर झील या कबरताल बिहार में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार के किसी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये इसको ध्यान रखिएगा। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। तोत्सुकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थोल झील गुजरात में है। वाधवाना गुजरात में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। रिवजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। परनीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में है। किरिकिली पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। पल्ली कनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। पिचवरम मैंग्रोव ये गुजरात में है। गुजरात में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ठीक,
उसके बाद अगर हम बात करें तो उदय मार्थापुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सतकोसिया गोर्ज उड़ीसा में है। नंदा लेक गोवा में है। रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। तम्पारा लेक उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्वियर उड़ीसा में है। अंसुपा लेक उड़ीसा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। चित्रनगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंदम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। और वादाउरू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। थाने क्रीक महाराष्ट्र। हयाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। और सालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, एक तो हायगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। दूसरा सालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। 76 में है जो कराई वेटी पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में है। कराई वेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 तमिलनाडु में। और उसके बाद जो है औंक समुद्र पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। अगनासनी एस्च्यूरी कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। ठीक है, इस तरह 80 होगा। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय खबर के जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है। इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स को चयन भारतीय पायलटों के एक समूह से किया गया था तथा उड़ान के विगत लगभग 3 वर्षों से कड़ा प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा था। इसमें रूस में गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में दी गई ट्रेनिंग में शामिल है। अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुनेगा इसमें चारों पायलट्स के नाम खुलासा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के एक समारोह में किया। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, उसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। विंग कमांडर कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। इन चारों एस्ट्रोनॉट विंग्स भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति का अवलोकन भी किया। कैप्सूल की तरह इस क्रू मॉड्यूल में ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष उड़ान के दौरान रहना है। धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन की उड़ान के पश्चात इस मॉड्यूल को समुद्र में सुरक्षित उतारा जाएगा। ठीक, गगनयान मिशन के लिए चुने गए पायलट्स में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर मूलतः केरल के हैं। कहाँ के हैं प्रशांत? तो प्रशांत नायर केरल के हैं। प्रशांत नायर जो हैं केरल के हैं। 1978 में जन्मे प्रशांत नायर 1998 में चेन्नई में। 1982 में जन्मे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण 2003 में जो ये बताया गया। प्रयागराज में 1982 में जन्मे कैप्टन अंगद प्रताप 2024 में तथा लखनऊ में 1985 में जन्मे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला 2006 में एनडीए के रास्ते वायुसेना में शामिल हुए थे। 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात किन्हीं भारतीयों की अंतरिक्ष की यह यात्रा होगी। 40 वर्ष यानी 2024 में से अगर आप 40 घटाएंगे तो 1984 में आप पहुंच जाएंगे। और 1984 में जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि 1984 में भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी मिशन के तहत सोयूज T11, इसको ध्यान रखिएगा, सोयूज T11 यानी T11 यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। किंतु इस बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की यह यात्रा भारतीय मिशन के तहत भारत के ही यान में होनी है। उस समय रूस का यान था, व्यक्ति भले भारत के थे लेकिन वो यान रूस का था और मिशन भी रूस का ही था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है, अपना यान भी है और अपना मिशन भी है और अपने लोग भी हैं। ठीक है, उसके बाद बताएं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए। पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए, पुरस्कार राशियों में वृद्धि किया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में का वितरण अक्टूबर 2023 में किया गया था तथा 2022 के इन 70वें पुरस्कारों की घोषणा
अभी की जानी है। इन पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशियों में कुछ वृद्धि सरकार ने जहाँ की है, वहीं कुछ पुरस्कारों के नामों में भी परिवर्तन किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा गठित समिति के सुझावों के तहत इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम पुरस्कारों से हटा लिया गया है। निम्नलिखित कुछ परिवर्तन इन पुरस्कारों के मामलों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, जो आगामी पुरस्कार से ही लागू होंगे। इंदिरा गांधी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर अब किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म किया गया है। ठीक है। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर किया गया है। इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। राशि बढ़ गया है, 3 लाख हो गया है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब सामाजिक मुद्दे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा पर्यावरण राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नरगिस दत्त पुरस्कार को अब सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के साथ मिलाते हुए तीनों को राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंट वैल्यूज नाम दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कारों के नाम बदलकर मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री के पुरस्कार जहां किया गया है, वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व सहायक अभिनेत्री पुरस्कार का नाम अब सहायक भूमिका में, ठीक है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री किया गया है। समिति की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशियों में वृद्धि की गई है। जो सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को अब 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख जहां किया गया है। फिल्मों के मामलों में स्वर्ण कमल के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। ठीक है, 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। रजत कमल के साथ दी जाने वाली 1 लाख से बढ़ाकर रजत कमल के साथ दी जाने वाली पुरस्कार को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। स्वर्ण कमल सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किसी निर्देशन की पहली फिल्म भरपूर मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए जहां दिया जाता है, वहीं रजत कमल है राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सभी अभिनव श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ पद, कथा, संगीत व ऐसे ही अन्य श्रेणियों को विजेता को दिया जाता है। जितने भी राष्ट्रीय खबर थे उसमें हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है, लगभग क्या पूरी कवर कर लिया है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो आप लंबे हो जाएंगे। हम तो लंबा हो गए हैं। चलिए, थैंक यू।